हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोकेश धीमान लेक्चर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली न्यूट्रिशन नीड कि क्लाइंट की डेली की न्यूट्रिशन नीड कौन सी है। तो ये हालांकि ये टॉपिक स्पेसिफिकली बेस है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद में लैक्टेशन पीरियड पे कि उस टाइम पे न्यूट्रिशन नीड कितनी होती है। लेकिन अगर इसमें वो पॉइंट ऐड किए मैं इस लेक्चर में कि अगर अडल्ट के या फिर नॉन प्रेग्नेंट क्लाइंट के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं या मेल क्लाइंट के भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम इससे थोड़ा सा आइडिया लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड कि लैक्टेशन पीरियड में फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ऑप्शन ए है 400 माइक्रोग्राम, बी ऑप्शन है 400 mg, सी ऑप्शन है 200 mg और डी ऑप्शन है 120 इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विटामिन ए एडवाइस टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट। विटामिन ए की एडवाइस कितनी करनी है प्रेग्नेंट क्लाइंट को। पहला ऑप्शन है 5000 इंटरनेशनल यूनिट, 6000 इंटरनेशनल यूनिट, सी ऑप्शन है 8000 और डी ऑप्शन है 11000 इंटरनेशनल यूनिट। तो जो भी आपको आंसर लग रहे हैं वो आप अपनी आंसर शीट में लिख के रखो और जब हम आंसर इसके डिस्कस कर लेंगे उसके बाद देखते हैं कि हमारे आंसर कितने सही हैं। तो जल्दी से पढ़ते हैं टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है टॉपिक आज का हमारा डेली न्यूट्रिशनल नीड कि न्यूट्रिशन की नीड कितनी होती है स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में। तो डाइट के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट यहां पे मेंशन हुआ है कि डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन शुड बी विद वुमन चॉइस एज रिगार्ड द क्वांटिटी एंड द टाइप। जो भी डाइट हम प्रेग्नेंट क्लाइंट को या फिर लैक्टेशन को देने वाले हैं, नॉन प्रेगनेंसी में भी किसी को देने वाले हैं, तो क्लाइंट की चॉइस पे डिपेंड करता है कि क्या वो खाना चाहता है और ये क्वांटिटी कितनी होने वाली हो, कितना वो खाना चाहता है उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर किसी की भूख ज़्यादा है तो उसे हम डाइट ज़्यादा देंगे, किसी को थोड़ा कम लगता है तो उसे कम देंगे। मतलब क्लाइंट की नीड उसकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। एंड द टाइप्स, किस टाइप का वो खाना खाना चाह रहा है। लेकिन हाँ, एक गाइडलाइन की तरह हमारा जो भी हमने डाइट प्लान बनाएंगे तो वो एक गाइड की तरह काम करेगा उस क्लाइंट के लिए। तो उसी गाइड की हेल्प लेते हुए क्लाइंट उस डाइट को लेगी, लेकिन वो भी उसकी चॉइस पे ही डिपेंड करेगा। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हम डाइट प्लान करने वाले हैं, डाइट देने वाले हैं, तो हमें क्लाइंट को ये भी एडवाइस करना पड़ेगा कि कितनी डाइट देने से और कितना वेट गेन हमारी नॉर्मल रेंज है कि वेट गेन करने की, कि कितना वेट गेन होना चाहिए। लगभग एक क्राइटेरिया मिल जाए क्लाइंट को कि प्रेगनेंसी में डाइट लेने से कितना लगभग वेट बढ़ जाए। तो अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो प्रेग्नेंट वुमन नॉर्मल बीएमआई के साथ में है। तो नॉर्मल बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। तो नॉर्मल बीएमआई के साथ में अगर प्रेग्नेंट वुमन है, अब ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसको ऐसे समझो कि कोई भी क्लाइंट जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उसका नॉर्मल बीएमआई अगर नॉर्मल बीएमआई है तो प्रेगनेंसी के टाइम वो वेट गेन 11 किलोग्राम तक कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है, अगर कोई क्लाइंट प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ओवरवेट थी, जिसका वेट ओवरवेट था और बीएमआई था 26 to 29, तो क्लाइंट को आइडियली हम एडवाइस करते हैं कि आपका वेट गेन होना चाहिए 7 किलोग्राम के आसपास। उसके बाद अगर बीएमआई प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले मोर देन 29 था तो हम एडवाइस करते हैं कि वेट गेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, या वेट गेन कम गेन होना चाहिए, या फिर एडवाइस करते हैं कि लगभग लेस देन 7 किलोग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेट गेन ना हो। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेसिव वेट गेन, जो भी एक्सेसिव वेट गेन होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो एंटीनेटल टाइम हो या फिर इंट्रानेटल टाइम में हो, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। और कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन है मैक्रोसोमिया, और एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के टाइम पे ओबेसिटी या फिर ओवरवेट के साथ में प्री एक्लेम्सिया या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक अदर कॉम्प्लिकेशन है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट करने के लिए ये गाइडलाइन ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट को कि वेट गेन कितना होना चाहिए। अब पढ़ रहे हैं डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ वुमन कि किसी क्लाइंट को डाइटरी रिक्वायरमेंट होनी कितनी चाहिए। ये प्री प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए भी है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए भी और लैक्टेशन के लिए भी। प्री प्रेग्नेंट मतलब अडल्ट फीमेल की बात हो रही है कि अडल्ट फीमेल के लिए कितनी, ये पैरामीटर्स जो हमने लिखे हैं तो इस साइड में न्यूट्रिशन की वैल्यू लिखी हुई है, ये कितना कितना होना चाहिए। इसमें नॉन प्रेग्नेंट में भी है, प्रेग्नेंट में भी, लैक्टेशन में है। ये थोड़ा देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, ऐसे बीच में छोड़ के जाना नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है किसी भी प्रेग्नेंट
नॉन प्रेग्नेंट क्लाइंट को, तो इसकी वैल्यू है 2200 किलो कैलोरी। इस वैल्यू को जरूर ध्यान रखना है, वैल्यू को जरूर ध्यान रखना है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी नॉन प्रेगनेंसी में? 2200 किलो कैलोरी। और प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉन प्रेगनेंसी से जब क्लाइंट प्रेग्नेंट होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट एडिशनल कितनी होती है? तो एडिशनल में हमें याद रखना है कि नॉन प्रेगनेंसी से 300 यानी कि 300 होनी चाहिए। तो 2200 किलो कैलोरी हम दे रहे हैं नॉन प्रेगनेंसी टाइम में, 300 हमने एडिशनल कर दिया, 300 एडिशनल कर दिया, तो कितनी हो गई? 2500 किलो कैलोरी। लैक्टेशन में कितनी देने वाले हैं? एडिशनल 500, नॉन प्रेगनेंसी से एडिशनल 500 देंगे। 500 मतलब 500 के आसपास, तो इसमें 500 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 2700 किलो कैलोरी। तो एडिशनल इसमें कितनी हुई? 300, और इधर लैक्टेशन में कितनी हुई? 500। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन मेंटेन करना है, तो उस टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्लाइंट के लिए, तो ये वैल्यू ज़्यादा रखनी है। तो अभी ये भी देखना है कि एनर्जी के जो सोर्सेज होने वाले हैं डाइट में, वो प्रोटीन सोर्सेज हैं, फैट सोर्सेज हैं और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, फैट से एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से। इन सभी की वैल्यू को हम इंक्रीज ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं क्लाइंट को। दूसरी वैल्यू है प्रोटीन की वैल्यू, कि प्रोटीन कितना लेना है। नॉन प्रेगनेंसी में प्रोटीन कम से कम चाहिए 50 ग्राम। प्रेगनेंसी में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज कितना होगा? 60 ग्राम, और लैक्टेशन के टाइम पे ये हो जाएगा 65 ग्राम। इंक्रीज ही होता हुआ जा रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज ही हो रही है। 2200, 2500, 2700, और यहाँ पे प्रोटीन है 50 ग्राम, 60 ग्राम और 65 ग्राम। अब बात करते हैं आयरन की। तो आयरन की रिक्वायरमेंट जो कि नॉन प्रेगनेंसी में है वो है 18 mg, जबकि प्रेग्नेंट क्लाइंट में इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ये वैल्यू होती है 40 mg, मिलीग्राम में ध्यान में रखना है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी टाइम में, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए, ऑक्सीजन को वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और ये हो जाती है 40 mg। लैक्टेशन में हालांकि आरबीसी का प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आयरन का अमाउंट भी प्रेगनेंसी के कंपेयर में डिक्रीज हो जाता है, और ये कितना होगा? 30 mg। तो 30 mg ये डिक्रीज हो जाएगा। हालांकि नॉन प्रेगनेंसी से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन प्रेगनेंसी से थोड़ा कम है। और इसके रिसोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट हम देते हैं। पता ही है कि प्रेगनेंसी टाइम में हम IFA, आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन करने लग जाते हैं। साथ में इसके जो सोर्सेज हैं वो ग्रेन्स, एग और मीट भी हैं, जिससे इसकी डायरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है। इसके बाद में कैल्शियम की जो नॉन प्रेगनेंसी यूनिट है वो है 500 mg, और इसको हम इंक्रीज करेंगे 1000 mg, और लैक्टेशन के टाइम पे 15,000 mg। ये सारी वैल्यू mg में चल रही हैं। और इसकी नीड को कंप्लीट करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, जितने भी हम लेते हैं उससे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो पहले जितनी वैल्यू पड़ी है इनको याद करते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2200, 2500, 2700। ध्यान से याद करोगे तभी आपके याद होगा, अदरवाइज ऐसे लिख के याद नहीं होने वाला। एनर्जी 2200, 2500, 2700। प्रोटीन की जो वैल्यू है वो 50, 60, 65 इंक्रीज होती जा रही है, 50, 60, 65। आयरन की रिक्वायरमेंट 18, 40, 30 डिक्रीज हो गई। कैल्शियम याद रखना इजी है, 50 का डिफरेंस है, सॉरी 500 का डिफरेंस है, 500, 1000, 15,000। तो ये mg में यूनिट हम याद कर रहे हैं। तो अभी तक ये हमारे याद हो गई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जिंक और थायमिन को याद रखना, इन दोनों को साथ में याद रखेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू लगभग पास पास में ही है। तो जिंक की रिक्वायरमेंट है 12 mg, और इसमें रिक्वायरमेंट है 15 mg, और ये रिक्वायरमेंट है 19 mg। जिंक की वैल्यू 12 mg, 15 mg, 19 mg लैक्टेशन के टाइम। और इसकी जो सप्लीमेंटर सोर्स हैं, ये सोर्स कहाँ से मिलेंगे? मीट, एग्स या फिर सी फूड से जिंक मिल सकता है। निकोटिनिक एसिड है वो लगभग इसी के आसपास ही है, हालांकि सेम वैल्यू नहीं है लेकिन थोड़ा आसपास में ही है। 15 mg, 17 mg, और सेम इतनी ही जितनी हमने भी पढ़ी है प्रेगनेंसी टाइम में, उतनी लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट होगी। तो 15 mg, 17 mg, 17 mg इसके आसपास में ही है लगभग। तो 12 mg, 15 mg, 19 mg, 15 mg, 17 mg और 17 mg निकोटिन एसिड, ये लैक्टेशन में हम पढ़ते हैं। उसके बाद थायमिन और राइबोफ्लेविन, इन दोनों की वैल्यू सेम है,
और थायमिन राइबोफ्लेविन की वैल्यू, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे थायमिन से क्वेश्चन पूछा गया जिपमर में, और निकोटिनिक एसिड से क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया था। तो ये आप वैल्यू को थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पार्टिसिपेट करना। हालांकि अगर आप थोड़ी सी वैल्यू आपके दिमाग में रहेगी ना, तो आसपास में अगर ऑप्शन आता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। थायमिन की वैल्यू पढ़ रहे हैं तो थायमिन की वैल्यू होती है 1.1 mg। कितनी होगी? 1.1 mg, जबकि प्रेगनेंसी में 1.5 mg और लैक्टेशन में भी सेम है 1.5 mg रिक्वायरमेंट होगी। और रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम ग्रेन से ले सकते हैं, सीरियल से ले सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। राइबोफ्लेविन की वैल्यू सेम है जितनी हमने थाइमोविन की पढ़ी है, और ये वैल्यू कितनी है? 1.1 mg, 1.5 mg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 1.5 mg। क्लियर है? तो ये वैल्यू दोबारा से पढ़ लेते हैं जिंक से। जिंक 12, 15, 19, निकोटिन 15, 17, 17, लगभग थोड़ा थोड़ा सा क्लियर है, आसपास में वैल्यू है। फिर थायमिन 1.1 mg, प्रेगनेंसी में 1.5 mg और लैक्टेशन में 1.5 mg। राइबोफ्लेविन में 1.1 mg ड्यूरिंग नॉन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में 1.5 mg और 1.5 mg ही हम देते हैं लैक्टेशन में। तो यहाँ तक जितनी वैल्यू पढ़ी है हमने mg में पढ़ी हैं। इसके बाद विटामिन ए और विटामिन डी, जो ये यूनिट है इनको पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल यूनिट में। इंटरनेशनल यूनिट याद रखना आसान है। विटामिन ए को, इसकी वैल्यू कितनी है? 5000 प्रेगनेंसी टाइम में इंक्रीज हो जाएगी 6000 इंटरनेशनल यूनिट, और ये लैक्टेशन के टाइम पे और इंक्रीज हो जाएगी 8000 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन डी कितना होगा? 200 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट एंड 400 इंटरनेशनल यूनिट। इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट से हम विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो विटामिन ए कितना हुआ? 5000, 6000, 8000। विटामिन डी हुआ 200, 400 एंड 400 इंटरनेशनल यूनिट। अब जितना विटामिन डी पढ़ा है हमने, इतना ही फोलिक एसिड भी होता है। सेम वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, 200, 400 एंड 400। बस ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू है माइक्रोग्राम में, ये इंटरनेशनल में नहीं है, ये वैल्यू माइक्रोग्राम में है। तो विटामिन डी, फोलिक एसिड लगभग सेम है, लेकिन वैल्यू इंटरनेशनल यूनिट में है उसकी और इसकी माइक्रोग्राम में। तो इस तरीके से हम हेल्प ले सकते हैं याद करने के लिए। लास्ट है विटामिन बी 12 कि विटामिन बी 12 की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉल एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, या WCL में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन बी 12 की वैल्यू कितनी है? इसकी भी वैल्यू माइक्रोग्राम में काउंट करते हैं हम, और ये कितना है? 2 माइक्रोग्राम ड्यूरिंग नॉन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में 2.2 माइक्रोग्राम और लैक्टेशन में भी 2.2 माइक्रोग्राम। और इसके रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एनिमल प्रोडक्ट हमारे पास में होता है। तो फोलिक एसिड कितना है? 200 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम। और विटामिन बी 12 2 माइक्रोग्राम, 2.2 माइक्रोग्राम एंड 2.2 माइक्रोग्राम। ये हमने वैल्यू कंप्लीट पढ़ी है। तो इसी वैल्यू को पढ़ने के साथ में अब हम वापस से क्वेश्चन जब हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चंस जो हम लिए थे वो कितना हमारे याद होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड में आप देखो यहाँ पे फोलिक एसिड की लैक्टेशन की अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू थी वो कितनी थी? 400 माइक्रोग्राम। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए एडवाइज टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट को विटामिन ए एडवाइज कितनी करनी है? आपने इसकी वैल्यू कितनी पढ़ी है? 5000, 6000 एंड 8000 नॉन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन टाइम में। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी प्रेगनेंसी टाइम में विटामिन ए की? विटामिन ए की प्रेगनेंसी टाइम में वैल्यू पूछी है 6000 इंटरनेशनल यूनिट। तो आंसर ए सही होगा। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। तो इन सब चीज़ों को याद करने के लिए जो हमने इतनी सारी वैल्यू पढ़ी हुई हैं, इन सब वैल्यू को याद रखने के लिए आप एक एक वैल्यू याद कर सकते हैं। कुछ जिस तरह से हमने पढ़ने की कोशिश किया ऐसे थोड़ा याद करने की कोशिश करें, और जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो उसी चार्ट पे अपने सामने एक पेपर पे लिख के सब वैल्यू को पुट करें और उसको कंटिन्यू रिवीजन करें। अगर ऐसा रिवीजन करेंगे तो ये कंटिन्यू याद रहेगी। 4-5 बार हम इसको पर डे में अगर देख लेंगे ना, तो ये 2 से 3 दिन में ईजिली याद हो जाने वाली है। थोड़ी टिपिकल है, लेकिन क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत, अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमारे,
तो इम्पोर्टेंट होते हैं अच्छी मार्किंग गेन करने के लिए। तो ये इन चीज़ों को हल्के में बिल्कुल ना लें, थोड़ा सीरियसली पढ़ें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो लेक्चर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।